मीटिंग्स हमारी किताब के बड़े कम प्योर लॉजिकल चैप्टर्स में से कि बड़ा मजेदार सा है लॉजिकल। पता नहीं आपको मजे का लगा या नहीं लगा, मुझे ये चैप्टर बाकी चैप्टर्स की निस्बत ना थोड़ा मजे का लगता है, कितना खुश्क नहीं है। एक ओवरऑल बातें हो रही हैं क्या है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्लासिक पेंट लिमिटेड पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने ईओजीएम बुलाई है ऑन रिक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डर्स होल्डिंग 10% वोटिंग पावर। 10% वोटिंग पावर वालों के कहने पे करना रहा है इसको। 10% जो वोटिंग पावर रखने वाले हैं उन्होंने एक ईओजीएम बुलाई और इन्होंने उसके लिए बुला लिया। व्हाट वुड बी द कोरम ऑफ अबव मीटिंग? कौन सी मीटिंग है? पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। क्या होगा कोरम? 10 मेंबर्स और 25% वोटिंग पावर। 10 मेंबर पर्सनली या वीडियो लिंक पे प्रेजेंट और 25% वोटिंग पावर, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रॉक्सी हो। तो अबव मीटिंग के कोरम में पूछा रट्टे वाला है, लेकिन आपको ध्यान से देखना होगा कि वो कंपनी कौन सी है। फिर क्या है? मेंशन द लेटेस्ट टाइम बाय विच कोरम ऑफ द मीटिंग शुड बी प्रेजेंट। कोरम किस वक्त तक पूरा होना चाहिए? आधा, हाफ आवर कोरम पूरा होना चाहिए। What would be the impact if quorum is not present within the prescribed time? एक सादा कोरम पूरा ना हो तो हफ्ते बाद अर्जन हो जाती है, और रिक्विजिशनिस्ट वाली हो, याद है मैंने कहा था कि फरमाइशी प्रोग्राम पे मीटिंग हुई और वो इतने बंदे भी नहीं ला सके, यानी कि साबित हो गया कि ये थका हुआ इशू था, ये तो मतलब बिला वजह इन्होंने कंपनी का पैसा बर्बाद करवाया, तो वो मीटिंग उसी वक्त फारिग हो। असल में देखिए, जो जो उन्होंने पूछा, उन्होंने कोरम पूछा है, टाइम पूछा है, और टाइम पे नहीं मौजूद होगा तो क्या पूछा है आप बता दें। अब आप अगर बिला वजह इन्फॉर्मेशन देंगे कि अगर ये सादा वो है मीटिंग है तो यूं हो जाएगा, और अगर रिक्विजिशनिस्ट के कहने पे अगर तब होता है जब सवाल ओपन हो, ये ओपन नहीं है। उसने आपको पहले तो लिस्टेड कंपनी डिफाइन कर दी, तब आप यहाँ नहीं लिखेंगे कि अगर ऐसी कंपनी हो तो 2 मेंबर और अगर लिस्टेड हो तो इतना और फलाना हो तो इतना। दूसरा उन्होंने कह दिया कि रिक्विजिशन पे हो रही है। तो जब वो आपको एक खास पैटर्न दे देते हैं तो फिर उसके बाद जवाब उतना ही है जो उस दायरे में रह के। बाकी की अगर मगर जो है ना वो जाहिर से क्रॉस कर देंगे, नंबर नहीं मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, लेकिन एग्जामिनर को ये बताने वाली बात है कि मैं सवाल ध्यान से नहीं पढ़ रहा। तो इसलिए ना सवाल को एक दफा जिसमें भी थोड़ी सी सिचुएशन हो ना, एक दफा पढ़ा, जवाब जहन में आया, फौरी लिखने से पहले एक दफा दोबारा से उस जवाब की नीयत से उस सवाल को दोबारा पढ़ के देख ले, तो उससे पता लग जाता है कि हाँ भाई सब इसको मैं जितना सीधा समझ रहा हूँ ये शायद इतना सीधा नहीं है। एक स्टेप आगे चलते हैं। Alpha Technologies Limited in process of being incorporated as a public limited company. Further, ATL has planned to invest its stock listed on this within a period of 1 year of incorporation. एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे बनेगी, और उसने सोचा है कि जितनी भी स्टॉक एक्सचेंजेस है मुल्क में उस पर रजिस्टर होगी। पुराना सवाल है, पुराने जमाने में 3 स्टॉक एक्सचेंजेस होती थी, अब एक स्टॉक एक्सचेंज है, उसे पाकिस्तान कहते हैं। पहले लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस होती थी। रिक्वायर्ड क्या है? राइट अ लेटर टू द प्रोमोटर्स ऑफ ATL on behalf of Best Financial Services, who are their consultant, advising them about the period within which ATL is required to hold statutory meeting and first AGM. फर्स्ट एजीएम और स्ट्रेची मीटिंग की टाइमलाइन पूछी है, 4 नंबर का सवाल है। बट जब उन्होंने कहा राइट अ लेटर, कभी कभी एग्जामिनर का मूड होता है, वो फरमाइश करता है, कहता राइट एन ईमेल, राइट अ लेटर, राइट अ मेमो। तो जब वो ऐसा कहता है तो वो चाहता है कि लोग थोड़ा सा उसका फॉर्मेट बनाए। तो इस जमाने में मार्किंग स्कीम नहीं आती थी, लेकिन उसके बाद से जब से मार्किंग स्कीम आईकेप की आना शुरू हुई, किसी भी सवाल में अगर लिखा होता था ना राइट ईमेल, राइट लेटर, तो मार्किंग स्कीम में लिखा होता था कि 1 नंबर उस फॉर्मेट का है जो हमने इनसे मांगा है। यानी आप उसको बिल्कुल सही भी लिख देंगे और लेटर की शक्ल नहीं देंगे तो आपका 1 नंबर बिला वजह जाया हो जाएगा, क्योंकि उसने भाई उसके लिए क्या मसला था, कह देता डिस्क्राइब द कंडीशंस। उसने राइट अ लेटर कहा और खास तौर पे कहा कि आप बेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि उनकी कंसल्टेंट है, ये सब बताने का मकसद है कि आप वो जो लेटर के सियाको सबाक है वो सही से भर सकें। अब लेटर पेपर में जाके भूल जाता है, कई दफा याद नहीं आता ब्लॉक क्या था, फलाना क्या था, तो कम से कम मेमो फॉर्म में भी लेटर तो लिखा जा सकता है। कुछ नहीं, मरे से मरा टू, फ्रॉम, डेट और सब्जेक्ट, और इसके आगे ऐसे लिखते हैं मरे से मरा, कम से कम एक थोड़ा सा ऑफिशियलाइज फॉर्मेट हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मेट जो कि हम कहते हैं कि मेमो फॉर्मेट लेटर है। नहीं तो दूसरे में फिर सैल्यूटेशन, डियर सर, फलाना, और वो शुरू सबके ला के ऊपर क्या लिखना है, नीचे क्या लिखना है, लेफ्ट पे करके लिखना है, राइट पे करके लिखना है, वो तो बहुत लंबी चौड़ी डिबेट है। तो कम से कम इस तरह का सवाल है, ईमेल हो या लेटर हो,
आप इस तरह का फॉर्मेट लिख के उनका एक नंबर पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे सेफ ये है कि टू में उनका नाम लिख दें, फ्रॉम में अपनी कंसल्टिंग कंपनी का नाम लिख दें, डेट में XYZ डेट डाल दें या कुछ भी, और सब्जेक्ट में जो भी सवाल की रिक्वायरमेंट है, यानी ये टाइम पीरियड ऑफ स्ट्रेची मीटिंग, तो आप वो कह देंगे टाइमलाइन फॉर स्ट्रेची मीटिंग एंड फर्स्ट एज। जब ये कर दिया ना, तो उसके बाद अब आपको वो देने की जरूरत नहीं है, वो जो स्टार्टिंग लाइन और फलाना होता है, नीचे अपना रट्टा डाल, क्योंकि आपने ऊपर बता तो दिया है कि इसने उसको फलाना बात बतानी है। डन। तो ये 4 नंबर का सवाल, स्ट्रेची मीटिंग की टाइमलाइन आपको पता है कि अर्लियर ऑफ 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, 9 मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दोनों में से जो अर्ली हो। फिर फर्स्ट एजीएम की डेट 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब जब दोनों बता रहे हैं तो ये जरूर बता दें कि अगर फर्स्ट एजीएम स्ट्रेची मीटिंग से पहले हो गई तो स्ट्रेची मीटिंग की जरूरत नहीं है, उसका एजेंडा फर्स्ट एजीएम पे डिस्कस हो जाएगा। तो ये एक अच्छा सवाल था, मजे का सवाल था, जिसमें एक नई चीज सीखने को थी, जो मैं पास पेपर की डिस्कशन का मकसद, देखें पास पेपर देखिए सोल्यूशन तो आपके सामने मौजूद है, ये डिस्कशन सेशन का मकसद है कि उसके अंदर से जो क्रक्स है, उसके अंदर सोचने वाली बात क्या थी, गौर करने वाली बात क्या थी, हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। डन। Explain whether or not following statement are in accordance with the provision of Companies Act 2017 and support your answer with reason। जुमला सही है या नहीं और रीजन भी दे, तो इसको हम टाइप 3 सवाल बना सकते हैं। क्या हम कहते हैं लॉ में ये लिखा है, जुमले में ये लिखा है, तो ये सही है या गलत है। और अगर नंबर ज्यादा नहीं है और आप सोच रहे हैं तो ठीक है, आप कह दें कि जुमला सही नहीं है क्योंकि इसमें ये तकनीकी खराबी है। ये डिपेंड करता है। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपको ज्यादा नंबर की जंग लड़नी है या आपने खींचना है सवाल को, तो टाइप 3 फॉर्मेट सबसे अच्छा है कि लॉ बता दें, सिचुएशन पे तबसरा कर दें और एंड पे अपना एक फाइनल जवाब। All limited companies are required to hold stretchy meeting within 6 months of incorporation। इस जुमले में क्या खराबियां नजर आ रही हैं? एक तो all सही नहीं है, सारी कंपनियों ने stretchy meeting नहीं करवानी होती, सिलेक्टेड कंपनियों ने करानी होती है, एक गड़बड़। और 6 months of incorporation गलत लिखा हुआ है, 9 months of incorporation वर्सेस 180 days of commencement of business होता है, तो ये बात करना है। Explain whether or not following statement are in accordance with provision of Companies Act 2017 support your notice of an extraordinary general meeting should always be sent to shareholder at 7 days। नोटिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का हमेशा 21 दिन पहले भेज देना चाहिए। ये गंदी बात करती है इन्होंने, हमेशा कह के इन्होंने इस बात को टेस्ट पहुंचाई। ऑल शेयर होल्डर्स अगर एग्री करें तो हम छोटे टाइम पे भी करा सकते हैं। अब देखिए 3 नंबर का सवाल हो तो एक लाइन से मजा नहीं आया, टाइप 3 बनाए बड़ा मजेदार काम हो जाएगा। आप कहें कि जी कानून ये कहता है कि यूजीएम का नोटिस 21 दिन पहले भेजना है, लेकिन ऑल मेंबर्स अगर एग्री करें तो उससे कम भेजा जा सकता है। इस सेंटेंस में ऑलवेज का वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि ये आपने हमेशा ऐसा करना है। हमारा इससे नजरियाती इख्तिलाफ है, ये गंदी बात, क्योंकि लॉ ने हमें रिलैक्सेशन दी। एक मिनट, ये कौन सी कंपनी है? सवाल में कंपनी कोई नहीं, लेकिन वो ऑप्शन हमारे पास अनलिख लें, सोच लें। सवाल ओपन है, सवाल वो नहीं है, वो नहीं होता जो किरदार के बगैर वाला है। बताया ना, ओपिनियन मांगा, जब ओपिनियन मांगा तो जो लॉ का आपको पता है आपने सारी बात लिख दी। डन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म? What do you understand by term special business as referred to in Companies Act? Special business क्या होता है आपने बताना है। जो ऑर्डिनरी नहीं होता वो स्पेशल होता है। काश आधे नंबर का सवाल होता तो इतना काफी था। 4 नंबर के सवाल का मतलब है कि आपने उसके चारों कंपोनेंट अब बताने। अगला तकलीफ दे पॉइंट है, narrate the information that is required to be annexed to notice of meeting in which any special business is to be transacted। 5 नंबर थोड़े ज्यादा है। स्पेशल बिजनेस होता है तो क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट अटैच की जाती है जिसमें उस बिजनेस की डिटेल होती है, एंड अगर कोई डॉक्यूमेंट हो जो इंस्पेक्शन वाला हो तो फिर बताया जाता है कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ कैसे अवेलेबल होगा जिसे जाके इंस्पेक्ट किया जा सके। तो 5 नंबर थोड़े से एलोकेटेड है, लेकिन 12 वाला सवाल इतना पुराना है, मार्किंग स्कीम और क्या एग्जामिनर कमेंट भी जरा आगे से शुरू हुआ। तो मैं वो अटेम्प्ट देख लेता हूँ कि ये हमारे पास पहला स्प्रिंग 2015 क्वेश्चन 3 में एग्जामिनर कमेंट है, और आप ये देख रहे हैं इस किताब में बड़ा बारीक फॉन्ट है कि एग्जामिनर कमेंट है। उसको इतनी तप चढ़ी है बच्चों पे, उसने मतलब इसको अगर हम नॉर्मल फॉन्ट में अपनी किताब वाले फॉर्मेट में लेके आऊं तो ये 1.25 सफ़े का एग्जामिनर कमेंट है एक सवाल के ऊपर। तो बहुत ही तब चढ़ी होगी सवाल फेंके, देखते हैं कैसा क्या हुआ कि वो पूरा ऐसे लिखने बैठ गए। ठीक है जी, तो हमें सबसे पहला जो सवाल मिलेगा वो स्प्रिंग 2015 में मिलेगा, तो उससे पहले हम एग्जामिनर कमेंट्स के बारे में नहीं सोचते। Discuss the provision contained in Companies Act 2017 relating to maintenance of minutes of general meetings of the company। General meetings of the company,
इसका मतलब ये है कि खबरदार यहाँ डायरेक्टर्स वाली इजाफी बातें नहीं करनी। हम तो दोनों सेक्शन इकट्ठे पढ़ लेते हैं, तो मीटिंग के मिनट्स के बारे में जो जानते हैं 8 नंबर के लिए लिखते हैं, तो आप पूरा ही सेक्शन उठा के लिख देंगे कि मिनट्स ये होते हैं, मिनट्स में उस मीटिंग की कार्रवाई होती है, जो मीटिंग नहीं हुई होती उसके रिकॉर्ड होते हैं, वो बाद में ऐड हो जाते हैं, चेयरमैन साइन करता है या बाद वाला चेयरमैन साइन करता है, वो रजिस्टर जो है वो मेंटेन करना है, अनलिमिटेड टाइम के लिए ऑनलाइन मेंटेन करना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक, फिजिकली 20 साल के लिए मेंटेन करना है, मेंबर कहेगा, कहने के बाद 7 दिन का कम से कम गैप होगा, फिर मेंबर मीटिंग से 7 दिन तक नहीं कह सकता, मतलब सब कुछ, सारे मसाले। 8 नंबर का मतलब है कि ऑल इन समझ, जुए की एक टर्म होती है कि जिसमें जो है वो हर बंदे के सामने ना वो रखे हुए होते हैं, वाले नहीं है, लगाने वाले हैं, तो वो उसकी एक इक्विवेलेंट होता है कि ये 2 लाख का बिस्किट है, ये 3 लाख का चिप्स है, ये इस तरह से करके ना, और फिर वो लगा रहे होते हैं कि ठीक है जी मेरी तरफ से 3 लाख का, हर बंदा 3-3 लाख को कर रहा होता है। तो एक बंदा कभी कभी ना बड़ा जोश में होता है या बिल्कुल ही फारिग होने वाला होता है, वो ऐसे करके सारे अपने बिस्किट चिप्स इकट्ठे करके आगे रख के कहता है ऑल इन, मैंने पूरे पे खेलना है, या ये पूरा तबाह हो जाए या तुम सबका इतना इतना मेरे पास आ जाए, यानी कि जो जीतता है उसको जो मेज पे पड़ा होता है सब मिलता है, तो इसे कहते हैं ऑल इन। तो इस सवाल 8 नंबर का, उसने मिनट्स के बारे में कहा है, तो ऑल इन, जो कुछ भी आपके पास पड़ा हुआ है ना सारा सामने सजा देगी, मैंने अपना सारा जुआ खेल दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। ये ऑल इन, पता नहीं इसको ऑल इन ऐसे ही लिखते हैं या नहीं, आप कहेंगे सर आपको तो पता होगा, आपने तो जुआ हारा हुआ होगा कहीं तो, जैसे बच्चों के ज़हन में होता है ना टीचर्स तो मिलियनियर्स हैं और पता नहीं क्या। मिस्टर शकील has significant shareholding in various public and private company। मिस्टर शकील बहुत ही तगड़े आदमी है, उनके पास पब्लिक प्राइवेट कंपनियों में जगह जगह शेयर होल्डिंग है। ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद सम ऑफ द रेजोल्यूशन पास बाय सम कंपनीज बाय शो ऑफ हैंड। कुछ कंपनियों में जो शो ऑफ हैंड से रेजोल्यूशन होती है वो उससे ज्यादा मुतमईन नहीं होते। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज हिम एज रिगार्ड द फॉलोइंग, व्हाट कंडीशंस वुड ही नीड टू सेटिस्फाई इफ मिस्टर शकील विशेस टू रिक्वेस्ट फॉर पोल। मिस्टर शकील अगर पोल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या शर्तें पूरी करनी होंगी? 10% वोटिंग पावर वाले लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो मिस्टर शकील के पास जिस कंपनी में 10% है बहुत अच्छा है, जहां नहीं है वहां अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा करके 10% पूरा करें, क्योंकि ये 10% कलेक्टिव भी हो सकता है। तो ये 10% अगर कहेंगे पोल डिमांड करेंगे तो, या अगर चेयरमैन को कहीं लगेगा कि जरूरी था तो पोल, लेकिन चूंकि ये शो ऑफ हैंड से डिससेटिस्फाइड है, अब आपने ये भी बताना है कि भाई ये जब आप पोल डिमांड करेंगे तो ऐसा नहीं है कि मीटिंग खत्म होने के 15 दिन बाद आपके जहन में आएगा पोल डिमांड करना था। On announcement or before announcement of result by show of hands। अब 5 नंबर है तो जो पोल के बारे में आप जानते हैं सारा लिखते हैं, चाहे आपको लग रहा हो इजाफी है। Explain whether a company is required to oblige him, क्या कंपनी उसे oblige करेगी if he wishes to satisfy himself about the validity of result of voting by poll। अगर वो चाहता है कि पोल के रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा सा देखिए कि वो वैलिड है या नहीं, तो क्या कंपनी की जिम्मेदारी है उसको तसल्ली देने की? या चेयरमैन एंड आर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम जिन्होंने पोल डिमांड किया था शेल स्क्रूटनाइज द रिजल्ट। जो रिजल्ट्स की कैलकुलेशन है, हिसाब किताब है, उसमें चेयरमैन मौजूद है और उनका एक नुमाइंदा मौजूद है। इस चैप्टर गौर करना है कि आपको लॉजिकल सवालों की भरमार ज्यादा मिल रही है, इसमें रटे वाले सवाल थोड़े से कम है और लॉजिक वाले थोड़े ज्यादा है, तो इस चैप्टर का मिजाज थोड़ा लॉजिकल ओरिएंटेड ज्यादा है। तो ये जरूर ध्यान में रखना है कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि ज्यादा लॉजिक पे खेल रहे हैं। Briefly explain the exception to the following provision as specified under Companies Act। Notice of an extraordinary general meeting shall be sent to the member at least 21 days before date of meeting and in case of listed company shall also be published in prescribed manner। हाँ जी, इस जुमले में आपको क्या लगा, क्या एक्सेप्शन बताएंगे आप? जी, अनलिस्टेड कंपनी में अगर सारे मेंबर्स एग्री करें तो 21 दिन से छोटा नोटिस भी हो सकता है। ठीक, तो ये एक्सेप्शन हमें इसमें पता है। In a general meeting, ordinary as well as special business are put up for consideration। बताएं ordinary और special business क्या, एक बात समझ आ गई? रट्टे के तौर पे ना ordinary special business important topic है, उन्होंने मतलब 2 या 3 दफा पूछ लिया है कि हाँ भाई ये इसका रट्टा बताइए। और special business तो वो आप explain the exception to the following provision as specified in companies। नहीं, स्पेशल बिजनेस के बारे में नोटिस के साथ क्या होगा, बताएं क्या क्या होगा। एक स्टेटमेंट होगी जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ मेटेरियल फैक्ट। स्टेटमेंट में उस बिजनेस के बारे में डिटेल दी गई होगी ताकि मेंबर्स मीटिंग से पहले उसे पढ़ लें। एंड अगर इस बिजनेस में कोई एक डॉक्यूमेंट है जिसने अप्रूव होना है तो वो डॉक्यूमेंट कब और कहाँ अवेलेबल हो सकता है उसकी डिटेल भी नोटिस में दी। हाँ, तो 3 नंबर, वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कंपनी लॉ में ना आसरा नहीं करना, एक लाइन भी छोड़ दी तो उन्होंने दुखी होकर कहना है कि बहुत सारे बच्चों ने वो बताते हुए ये नहीं बताया। याद है कैसी बातें करते हैं?
तो इसलिए रटॉल, और अगर वही बात है कि ये थोड़ा सा लॉजिकल पैराई में होता तो इसको टाइप 3 बना लेते, नंबर भी ज्यादा होते थोड़े। Explain the exception to following provision. Every company shall hold its AGM within a period of 4 months following the close of financial year. 4 महीने में आपने AGM करवानी है, इसकी कोई एक्सेप्शन है? हर कंपनी ने अपनी AGM 4 महीने में करानी है। ये 4 महीने पुराने जमाने में बोला जाता था, आज के दौर में आप इसे 120 डेज कहते हैं। ये चूंकि कंपनीज एक्ट के आने से पहले का सवाल है तो इसलिए 4 महीने लिखा हुआ है। फर्स्ट करें यहाँ 120 दिन लिखा हुआ है, तो भी आपको कोई एतराज है इस जुमले पे? फर्स्ट एजीएम में ये रूल फॉलो नहीं होता, फर्स्ट एजीएम में 16 महीने का रूल होता है, एक एक्सेप्शन कैलेंडर ईयर में करना लाजमी है। तो ये 120 दिन वाला रूल भी वॉयलेट हो सकता है अगर आपका ईयर एंड आ जाए, कैलेंडर ईयर एंड आ जाए। तो 31 दिसंबर अगर आ जाए और पूरे साल में एजीएम नहीं हुई तो फिर आपको 31 दिसंबर को करवानी पड़ेगी। तो ये आपने 31 दिसंबर का मतलब है उससे आगे नहीं जाना, यानी मैक्सिमम 31 दिसंबर तक जा सकते हैं। तो आप पीछे भी करा सकते हैं, लेकिन जाहिर है एक कंपनी के 120 दिन पूरे नहीं हुए तो वो कोशिश करेंगे कि जितना लेट हो सके वो ज्यादा से ज्यादा 31 दिसंबर हो सकता है, क्योंकि अगर साल गुजर गया बगैर एजीएम के तो वो गुनाह है। पहली एजीएम पे ये मसला नहीं है, लेकिन सब्सिक्वेंट एजीएम पे साल गुजारना है, और पहली एजीएम तो वैसे 16 महीने की आपके पास टाइम है। In context of provision of companies that state the reason and on account of which a company could declare the appointment of proxy as invalid. वो क्या क्या रीजन हो सकती हैं जिसकी बेस पे एक प्रॉक्सी को इनवैलिड कह सकते हैं? अगर एक से ज्यादा प्रॉक्सी अपॉइंट हो गए तो दोनों प्रॉक्सी इनवैलिड हो सकते हैं। इसके अलावा सोचें, प्रॉक्सी फॉर्म प्रॉपर साइन ना हुआ हो, कंपनी को 48 घंटे पहले ना मिला हो, ये एक ऐसी कंपनी जिसमें इजाजत नहीं थी और आपने नॉन मेंबर को प्रॉक्सी बना दिया, आर्टिकल्स में नहीं लिखा हुआ। अब आप ये देखें कि 5 नंबर के लिए जब सोचना शुरू करते हैं ना, फिर अंदर से निकालने, वरना तो एक लाइन आते साथ ही समझ आई थी कि प्रॉक्सी पे प्रॉक्सी डाला, प्रॉक्सी फारिग। तो फिर 5 नंबर के लिए उन्होंने कहा है कि रीजंस बताएं, तो अब आपने फिर सोच सोच के डिफरेंट रीजन लेके आए हैं। तो हमने क्या क्या रीजन सोची? प्रॉक्सी पे प्रॉक्सी फॉर्म जमा नहीं हुआ, प्रॉक्सी फॉर्म साइन नहीं हुआ, आर्टिकल्स के मुताबिक नहीं बना हुआ था, आर्टिकल्स में गुंजाइश नहीं थी, और नॉन मेंबर को ऐसी कंपनी में प्रॉक्सी बना दिया जिस कंपनी में आपने आर्टिकल्स में नहीं लिखा था, क्योंकि रूल ये है कि मेंबर ही मेंबर का प्रॉक्सी होगा, लेकिन आर्टिकल्स में लिख के नॉन मेंबर को कर सकते हैं। 48 घंटे वाली बात का भी हमने जिक्र किया। नरेट द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट रिलेटिंग टू कोरम रिक्वायरमेंट ऑफ जनरल मीटिंग। कोरम के बारे में क्या जानते हैं? 6 नंबर का सवाल आपने सारा का सारा वही ऑल इन कर देना है, 6 नंबर बहुत होते हैं, इसका कोई फुल स्टॉप भी नहीं छोड़ना फिर सेक्शन का। हाँ नहीं, असल में इसका मतलब देखें, ये एक बड़ा अजीब सा रिस्क है। रिस्क ये है कि पता नहीं कौन सा सवाल वो इतने नंबर का पूछेंगे सारा लिखना है, कौन सा इतना पूछ लें कि कम लिखना है। तो एक आसान हल, आप सारा वाला याद कर लें सारा, फिर आप रिस्क ले ही ना आप अपनी तैयारी पूरी करके जाएं, फिर वो अपना ऑल इन तो करें। फिर देखिए ना अगली तरफ से क्या चाल आती है। आप अपना ही सिलेक्टेड खेल रहे हैं, 1-2 चिप साइड पे रखे हुए हैं, तो वही मेन कार्ड हुए अगर, तो इसलिए अपना ऑल इन करना है। इतना बड़ा सब सिलेबस नहीं है कि ऑल इन ना करें। और पता है ये रह जाए ना, दुख बहुत होता है कि रहने वाला पेपर नहीं है। तो ये रह जाए ना तो बंदा अपनी नजरों में ही जलील हो चुका होता है, मुंह छुपा रहा होता है, किसी को बता भी नहीं सकता मेरा कंपनी लॉ फेल हो गया। इसलिए ना इस सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, गैरत का तकाजा है कि पास होना पड़ेगा। जफर जमीर को अपना प्रॉक्सी बनाना चाहता है एजीएम अटेंड करने के लिए लिस्टेड कंपनी में। इन व्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द कंडीशंस रिलेटेड टू फॉर्म एंड सबमिशन ऑफ द प्रॉक्सी व्हिच जफर वुड हैव टू कंप्लाई विद। राइट ऑफ जमीर ऑन बीइंग अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी, तकरीबन पूरा प्रॉक्सी ही पूछ डाला। ठीक है, तो फॉर्म और सबमिशन ऑफ प्रॉक्सी, फॉर्म ये है कि खास फॉर्मेट पे होगा, आर्टिकल्स के मुताबिक होगा, वो लिखा जाएगा, साइन होगा, बंदे का नाम लिखेंगे, 48 घंटे पहले वो करेंगे। और कितना मजा है, एग्जामिनर कमेंट में आए कि बच्चों ने ये तो बताया ही नहीं कि अगर पब्लिक हॉलीडे आ गई। अब देखिए ना, जब वो उन्होंने खाली एक एक इशू उठा के 4 नंबर का डाला है, अब तो वो ये तो चाहेंगे ना कि आप उसके अंदर की जो छोटी छोटी सी बात है वो भी बताएं। जमीर के क्या राइट है? जमीर अब हर वो जगह जहां पोल डिमांड करना था डिमांड कर सकता है, वोटिंग कर सकता है, वोटिंग करने से बाज रह सकता है, खामोश रह सकता है, बोल सकता है। स्टार प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है जनवरी 2012 में। बिलाल के पास 90% शेयर्स हैं, रिमेनिंग 10% शेयर्स उसकी बीवी के पास है। पूरी अपनी कंपनी हुई ना फिर। Bilal intends to convert the company into public limited company unlisted. Narrate the provision of Companies Act relating to holding of statutory meeting, issuance of statutory report, which SPL would be required to comply with after conversion into public company। कब convert होना चाहते हैं? जनवरी में इनकॉर्पोरेट हुई है,
ये नहीं बताया कब कन्वर्ट करना चाहते हैं। हाँ, तो हमें ये बताना चाहिए कि विद इन 1 ईयर अगर कन्वर्ट हो रही है तो फिर आपको स्ट्रेटजी मीटिंग करनी है। अब जब 8 नंबर का सवाल है तो इसका मतलब है कि वो ये तो चाहते हैं, अगर हम इस जुमले में लिख दें कि क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि साल के पहले कन्वर्ट हो रहे हैं बाद में, तो हम नहीं खेलते, तो ऐसा नहीं होगा। हम पहले बता दें कि हमें ये पता है कि साल से पहले और साल के बाद का क्या मामला होता है। सपोज के साल के अंदर कन्वर्ट हुई है तो स्ट्रेटजी मीटिंग जो है वो उसका टाइम पीरियड ये है, स्ट्रेटजी रिपोर्ट ये होती है, फलाना फलाना। इस सेक्शन में एक ग्लिच जैसे मेरी राइटिंग में ग्लिच आया, प्राइवेट कंपनी साल में अगर कन्वर्ट हो जाए तो उसने स्ट्रेटजी मीटिंग करवानी है। अच्छा, स्ट्रेटजी मीटिंग की डेडलाइन क्या होती है? इनकॉर्पोरेशन के 9 मंथ्स और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के 180 दिन। अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तो इसकी हुई नहीं, ये तो प्राइवेट कंपनी थी, तो अगर ये कन्वर्ट हुई तो इसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चाहिए या नहीं चाहिए, पहला मसला। और इसका टाइम कब से काउंट करें? अगर तो छठे महीने में कन्वर्ट हो गई तो इनकॉर्पोरेशन के 9 मंथ्स में अभी भी 3 महीने बाकी हैं, तो फिर तो ये उस वक्त करा लेगी। अब कन्वर्ट ही अगर 11वें महीने में फिर होगी, उन्होंने ये कहा है कि जो साल में कन्वर्ट हो जाए उसको करानी है स्ट्रेटजी मीटिंग। इनकॉर्पोरेशन के 9 महीने तो कब के गुजर चुके हैं, अब डेडलाइन क्या मैच करें? ये सेक्शन में ग्लिच था। पुराने जमाने में रूल ये होता था 1984 वाले ऑर्डिनेंस में कि कन्वर्जन से 6 महीने काउंट होते थे, जैसे कमेंसमेंट से 6 महीने काउंट होते हैं ना, कन्वर्जन से 6 महीने वर्सेस इनकॉर्पोरेशन, उन दोनों में से जो वो अर्लियर होता था उसको देख लिया जाता था। अब जब ये वाला ग्लिच आया तो एक्सप्रेसली जब SECP इसको प्रेजेंट कर रहा था और मेंबर्स के सामने पेश कर रहा था, ये मई जून के आसपास सन 2017 में, तो उस टाइम पे खासतौर पे हमने ये इशू उठाया कि जी आपने वो क्लॉज खत्म कर दी है, तो अब क्या रूल है? यानी कि अब एक कंपनी जो कन्वर्ट होगी 10वें महीने में, उसके बारे में क्या होगा? है तो SECP के डायरेक्टर ने कहा था उसको इमीडिएटली करानी होगी क्योंकि 9 मंथ्स गुजर चुके हैं। तो डेडलाइन क्या थी? उस डेडलाइन तक तो वो बेचारी एलिजिबल ही नहीं थी स्ट्रेटजी मीटिंग कराने के लिए, तो स्ट्रेटजी मीटिंग करानी पड़ेगी। तो इसका मतलब है स्ट्रेटजी मीटिंग करानी है। असल में मकसद पूरा हो जाएगा ना, उन्होंने कानूनी रिक्वायरमेंट कि कहीं कोई धोखे में ना रह जाए, कहीं कोई अंधेरे में ना रह जाए। भाई हमने पास पेपर सेशन किया, हमने करना था, बच्चे अगर कम आए या ज्यादा है, जो सीरियस थे वो आ गए। हाँ, ना करते तो जिसने नहीं आना था उसने कहना था पास पेपर तो सर ने कभी करा ही नहीं, हमेशा कहते रहे एंड पे करेंगे एंड पे करेंगे, वो एंड तो आया ही नहीं कभी। तो फिर ये वाला मत, हाँ वो इन्हें नहीं चाहिए प्राइवेट कंपनी को कन्वर्जन के बाद। लें जी, डिस्कस द प्रोविजन कंटेन्ड इन कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 5 नंबर का सवाल। मेंबर्स का 8 नंबर के लिए पूछा था, और नहीं 6 नंबर के लिए पूछा था शायद, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 5 नंबर के लिए। तो ये एक सीधा सीधा सा सवाल है, सारी बातें वही हैं, बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपको पता है 7 और 7 दिन वाली कहानी नहीं होती, 14 दिन वाली कहानी होती है। एक ये फर्क है, मेंबर्स में 7 और 7, डायरेक्टर्स में 14। मेंबर्स में 20 साल का रिटेंशन पीरियड, डायरेक्टर्स में 10 साल। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि डायरेक्टर्स और मेंबर्स में ये 2 बुनियादी फर्क हैं इनके। ऐसे टेक्नोलॉजी वाज इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑन 1 Feb 2012। नो जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी हैज बीन हेल्ड सो फार। कंपनी बनी है 1 फरवरी 2012 को और आज तक जनरल मीटिंग नहीं हुई। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज रिगार्डिंग होल्डिंग ऑफ जनरल मीटिंग एंड द लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर इफ एनी इन दिस रिगार्ड। एनुअल जनरल नहीं बोला, जनरल मीटिंग बोला है। सारी मीटिंग्स को जनरल मीटिंग कहते हैं। तो आप कहेंगे भाई आप पहली वो हो पब्लिक कंपनी हो, आप स्ट्रेटजी मीटिंग करवाओ, डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो करवाएंगे, अगर नहीं करवाएंगे तो कंपनी की वाइंडिंग अब तक हो सकती है, याद है। स्ट्रेटजी मीटिंग तो अकेली ऐसी है कि वो ना करवाएं तो स्ट्रेटजी मीटिंग के बारे में आप डिस्कशन, टाइमलाइन, जिम्मेदारी बता दें। 5 नंबर का सवाल है, जितना लिखना चाहें आपकी मर्जी है, बस उसके कंटेंट्स ऑफ स्ट्रेटजी रिपोर्ट ना लिखने बैठ जाएं क्योंकि वो बहुत ही आउट हो जाएगा। अदरवाइज मीटिंग के बारे में जो जानते हैं आपने लिख देना है। 5 नंबर अभी तक नहीं हुई। अब असल में चक्कर यही है कि आप पेपर देने बैठे होते हैं तो आप सितंबर 2013 में बैठे होंगे और उस वक्त उन्होंने कहा होगा कि 1 फरवरी 2012 को कंपनी बनी थी और अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो को रफ सा आपको अंदाजा हो जाता है कि साल से ऊपर की कोई बात हो गई है। इस वक्त बैठ के उन्होंने कहा अभी तक नहीं हुई, तो अब आप ये मत कहो कि आपने गलत किया है या सही किया है, क्योंकि आपको भी नहीं पता कितना टाइम गुजरा है। तो आप ये कह दें कि ये डेडलाइन होती है, इसके अंदर होनी चाहिए, ये बता दें। रादर उनको चैलेंज करें कि आपने क्यों नहीं कराई, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि आज तारीख क्या है, आज जिस वक्त हमसे सवाल पूछा जा रहा है उस वक्त क्या तारीख है।
नहीं जी, अशरफ कंपनी सेक्रेटरी है एबीसी लिमिटेड का और प्रिपेयर कर रहा है एनुअल जनरल मीटिंग के लिए। फॉलोइंग मैटर उसके सामने आए हैं। 3 जॉइंट होल्डर्स हैं, एक लाख शेयर्स के। उन्होंने प्रोसीजर पूछा है कि वो अगर वोट कास्ट करना चाहें तो कैसे होगा, और अगर उनमें से हर कोई अलग अलग बंदे को वोट करना चाहता है तो क्या ये सही है। जॉइंट शेयर होल्डर्स का सिंगल वोट काउंट होगा और कौन वोट करेगा, नाम सबसे पहले लिखा होगा वो करेगा। तो हम कहेंगे भाई जिसका नाम पहले लिखा होगा वो, आपके वोट अलग अलग नहीं होने चाहिए। आपके जो सीनियर मेंबर, सबसे पहले नाम लिखे हुए मेंबर ने वोट कर दिया, वो ही फाइनल वोट माना। नहीं, सीनियर से मुराद होगा जिसका नाम पहले लिखा है, या चाहे वो एज में सबसे छोटा हो। सीनियर से हमारी कानूनी ज़बान में मुराद ये कि जिसको उन्होंने सबसे पहले नामजद किया कि ये मेन है, बाकी सब भी इसके साथ है। होता ना, एक मेन बंदा होता है, एक होता है भी, कि जी वो मौलवी साहब को खाना खिला दिया है और उनके साथियों को भी खाना खिला दिया। मौलवी साहब को सजी हुई मेज मिलती है और जो उनके साथी हैं वो उनको भी। तो भी जो है ना वो जरा हल्का वाला होता है, तो वो जो पहला नाम है ना वो असल मौलवी साहब है और बाद वाले हैं भी, तो उनको भी खाना खिला दिया। DF Limited hold 50,000 shares, has appointed one of its ex-employees as its proxy. The proxy form is signed by company secretary of DEF. DEF ने अपने एक ex employee को अपना proxy बना के, इसमें कोई मसला, कंपनी है। काश आपको मेरा जुमला याद आ जाए, इंसान का इंसान नुमाइंदा proxy होता है, इदारे का इंसान नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव। तो आप कहें यार क्या बात कर दी है, क्या कर रहे हो। इंसान जो आप भेजोगे वो प्रॉक्सी नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव है। आप बताओगे कि हमारा फलाना रिप्रेजेंटेटिव है, एंड रिप्रेजेंटेटिव कैन बी एनी पर्सन, चाहे एम्प्लॉय है उनका या नहीं है, वो आके यहाँ पे रिप्रेजेंट हो सकता है। प्रॉक्सी फॉर्म सबमिटेड बाय वन ऑफ द शेयर होल्डर्स लॉन्च 1 day बिफोर द मीटिंग। बहुत ही मतलब जल्दी जमा करा दिया। मीटिंग से एक दिन पहले एक भाई साहब ने प्रॉक्सी फॉर्म जमा करा दिया। अब आपने बताना है कि बताएं इस सिचुएशन से अशरफ कैसे डील करेगा। कंपनी सेक्रेटरी जाके उसे चपेड़ा कराएगा, उसे कहेगा तुमने पढ़ा नहीं है, 48 घंटे किसके कहते हैं, एक दिन पहले तुम प्रॉक्सी फॉर्म जमा करा रहे हो। तो बताएं कि कानून 48 घंटे की बात करता है, तो एक दिन पहले वाली बात को हम बिल्कुल नल एंड वॉइड डिक्लेयर। असल में देखिए, वो हॉलीडे की तो बात तब आती जब वो कहता कि उसने 2.5 दिन पहले जमा कराया है, और हम कहते हैं कि अगर 2 दिनों में छुट्टी आ गई थी तो फिर 3 दिन पहले जमा कराना था। अभी तो वो हॉलीडे का तो कॉन्सेप्ट ही आउट हो गया ना, उसने तो 48 घंटे के अंदर घुस के जमा करा दिया, वो तो वैसे ही गलत है। फर्ज करें उन 2 दिनों में एक हॉलीडे होती तो फिर हम कहते हैं 48 नहीं 72 घंटे पहले जमा कराओ। 60 घंटे पहले जमा कराता और अपनी तरफ से सोचता मैंने तो 48 घंटे पहले जमा करा दिया, तो हम कहते हैं यार कल छुट्टी है तो ये 48 नहीं थे 72 घंटे थे। तो ये प्रॉब्लम तब आएगा जब 2 दिनों से पहले जमा कराया होगा और फिर सोचेंगे कि छुट्टी थी तो मजीद 3 दिन पहले होना चाहिए था। और अगर उसने जमा ही उन 2 दिनों में करवाया है तो वो तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि उन दिनों में छुट्टी से टाइम कम नहीं होता, बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब है रिस्ट्रिक्शन और पीछे चली जाती है कि इतना पहले जमा करा दो। तो ये तो इसने तो 24 घंटे पहले जमा कराया है। डन। हेवी सवाल। फर्स्ट एनुअल मीटिंग एबीसी लिमिटेड की scheduled to be held on 31 मार्च 2014 at the company's factory premises in Bhavalpur. The register of a company situated in Lahore. In addition to normal business, director also proposed to place before meeting a resolution to approve the quarterly accounts of the company to be transmitted to member by placing the same on the website of company instead of transmitting the accounts by post. कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नंबर 1 स्पेसिफाई द वेरियस स्टेप्स दैट एबीसी लिमिटेड वुड बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक इन ऑर्डर टू कन्वीन द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी। पहली एनुअल जनरल मीटिंग करवाने के लिए एबीसी लिमिटेड जो जो करेगी बता दें। अब फर्स्ट एजीएम के बारे में किताब ने ज्यादा बातें कभी भी नहीं बताई, 9 नंबर का सवाल है। अब मसाले डालने हैं इसमें, नोटिस की सारी बातें, नोटिस में ये स्पेशल बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस को यूं करेंगे, ऐसे भेजेंगे, फिर लोगों को बुलाएंगे, एक दिन रखेंगे, टाइम रखेंगे, उसकी ये टाइमलाइन होनी चाहिए। मतलब तो अब वही बात है कि फर्स्ट एजीएम के बारे में, जो कि किताब में तो 1-2 लाइनें ही है इसकी टाइमलाइन, बाकी जनरल सेक्शन है। तो फिर अब आपने जो जनरल डिस्कशन है मीटिंग्स की वो भी इसमें अटैच कर देनी है। उन्होंने कहा क्या स्टेप्स होंगे, तो स्टेप्स में नोटिस से लेके मीटिंग की होल्डिंग वेन्यू सिलेक्ट होने तक के सारे स्टेप हमें शामिल कर देने चाहिए।
तो ये ओवर एलोकेशन ऑफ मार्क्स थी, तो यहाँ हमें खींचना पड़ेगा। ठीक है, जब हम नोटिस की बात कर ही रहे हैं कि मेंबर्स को नोटिस भेजेंगे, तो फिर कहते हैं कि अगर मेंबर्स में से कोई उस पर कमेंट करना चाहता है तो 5% वोटिंग पावर वाला बंदा अगर अपनी पसंद का एजेंडा डालना चाहता है तो वो भी डाल सकता है। लिस्ट द बिजनेसेस दैट नीड टू बी ट्रांजैक्टेड इन फर्स्ट एजीएम। पहली एजीएम में कौन से बिजनेस होने चाहिए? 4 बिजनेस आपको पता है, जिनमें से एक 3-3 साल बाद होता है, याद है? डायरेक्टर का इलेक्शन। बट चूंकि फर्स्ट एजीएम है तो उस पर डायरेक्टर का इलेक्शन भी होना है, तो टेक्निकली उन्होंने आपसे ऑर्डिनरी बिजनेसेस की डिटेल मांगी है। तो आप कहेंगे वो तो है, और उसके अलावा कंपनी कुछ और करना चाहे, जैसे कि ऊपर उन्होंने बताया कि हम ऐसे कर रहे हैं, तो वो भी, लेकिन कम से कम वो 4 ऑर्डिनरी बिजनेस हैं: ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, अकाउंट्स की अप्रूवल, इलेक्शन और डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। करामत प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2014. Karamat Private Limited was incorporated on 1 July 2014. Subsequently, it was converted into public unlisted company on 1 March 2015. Within 1 year convert हो गई. Under provision of Companies Act 2017, describe whether the company is required to hold such a meeting. If yes, identify the time frame within which such meeting must be convened. तो हम कहेंगे कि जी यस, चूंकि साल में जो कन्वर्ट हुई होती है उसे मीटिंग करानी होती है। टाइमलाइन क्या है? इनकॉर्पोरेशन के 9 मंथ्स। अब 6 महीने वो गुजरे, 2 ये गुजरे, अब आप कहें आपके पास 1 महीना रह गया, ऐसे 1 महीने में आप अपनी एजीएम करवा लें। इसके सोल्यूशन में शायद वो पुराने जमाने की कन्वर्जन की एक रिक्वायरमेंट होती थी, तो हो सकता है वो सोल्यूशन अपडेट ना हुआ। मेरे ख्याल में मैंने शायद अपडेट किया था किसी टाइम पे। देखिए सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, अब ये महीना पड़ा हुआ है ना, हाँ, वो हमने कहा था 9 से ऊपर और 12 से नीचे। लेकिन जरा इसके सोल्यूशन में क्या मैंने ये बात अपडेट की है? मुझे लग रहा है कि जब कंपनीज एक्ट 2017 आया था तो मैंने इस सवाल को रीफ्रेम किया होगा, सोल्यूशन को अपडेट किया होगा, गुस्ताखी की होगी आई के सोल्यूशन के साथ, यानी वही वाली बात लिखी हुई है। अब मैं आपको बताया था कि प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम है वो यही है कि इनकॉर्पोरेशन से पीछे पीछे आपके पास 1 महीने का टाइमलाइन है, और इनकॉर्पोरेशन के बाद 9 महीने गुजरने के बाद किसी भी वक्त हो तो फिर आप इमीडिएटली करते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब इसको कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट ही नहीं मिला। अब रूल क्या है कि उसके 180 दिन और इसके 9 महीने जो पहले आ जाए, तो अगर ये इस वक्त कोशिश करे भी कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट लेने की और उसके बाद उसके 6 महीने भी काउंट करें, तो पहले क्या आएगा? इनकॉर्पोरेशन के 9 मंथ। तो इसलिए बड़ा सिंपल सा रूल हो जाएगा। What would have been your decision had the company been converted into listed company on 1 जुलाई 2015? अगर कंपनी 1 जुलाई 2015 को कन्वर्ट की होती तो आपका फैसला क्या होता? हम कहते हैं हमारा फैसला ये होता कि मत करो स्ट्रेटजी मीटिंग, क्योंकि तुम साल बाद चेंज हुआ। Identify those content of statutory report which are required to be certified by company auditor. कंपनी का ऑडिटर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की कौन सी चीजों को सर्टिफाई करता है? शेयर्स की एलोकेशन, पैसे कितने आए, पैसे की मूवमेंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बातें, ये सारी चीजों को ऑडिटर वेरीफाई करता है। याद है उसके एंड पे एक पोर्शन बना हुआ था कि इन सारी चीजों को। ऑल्सो स्पेसिफाई द पर्पज ऑफ ऑडिटर सर्टिफिकेट। क्या मकसद ऑडिटर के सर्टिफिकेट? ताकि तसल्ली हो जाए, ये जनरल सवाल है कि तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई चीजें सही हैं, उस पे एक वो ऐड हो जाए, एश्योरेंस ऐड हो जाए, हौसला ऐड हो जाए। State the requirement of law regarding the certification and filing of statutory report. स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की सर्टिफिकेशन कैसे होती है, फाइलिंग कैसे होती है, सर्टिफाई कौन करता है, तस्दीक कौन करता है इस पे? ठीक है, तो हम कहेंगे साइन फलाना करते हैं, ऑडिट ऑडिटर करता है, और फिर हमने रिपोर्ट फाइल कर देनी होती है रजिस्ट्रार को। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट स्टेट हु मे कॉल एन एजीएम ऑफ द कंपनी। कौन? डायरेक्टर्स कॉल करेंगे। डायरेक्टर्स के बेहाफ पे कंपनी सेक्रेटरी इज द पर्सन जो लोगों को खत भेज रहा होगा, तो डायरेक्टर्स कॉल करेंगे। मेंबर्स कॉल तब मेंबर्स कॉल नहीं कर सकते, वो ईओजीएम कॉल कर सकते हैं। एनुअल जनरल कह दिया तो ये फिर हमारे पास ओनली डायरेक्टर्स। कमेंट से 1 मिनट, ये स्प्रिंग 15 से ऑटम 15 से आया है ना हमारे पास। स्प्रिंग 15 वही सवाल जो मैं नहीं कह रहा था, बहुत गुस्से वाले कमेंट, ये वाला सवाल मुझे इतना बड़ा था जो मामला था ना जी। द क्वेश्चन विद द पोटेंशियल 10 मार्क्स वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। पार्ट ए वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स।
Subpart 1 required candidate to describe whether a company which was incorporated on July 2014 and subsequently converted into a company on this was required to hold a such meeting as time frame. Or subpart 2 invited candidate to give their opinion in case if conversion had take place on this instead of this. Subpart 3 asked this. अच्छा पहले तो ये अपना ही बता रहे ना कि हमने क्या क्या पूछा था, और subpart 4 ने फलाना रिक्वायर किया है. पार्ट बी ने रिक्वायर किया कैंडिडेट को कि वो नेम्स बताएं कि कौन कॉल कर सकते हैं. अगेन the candidate who wrote only company law section of the paper performed exceptionally well in this question. जिन लोगों ने खाली ये उस जमाने का सवाल है जब कंपनी लॉ और एम लॉ बी लॉ इकट्ठा पेपर आता था, तो उन्होंने कहा वो बच्चे जो सिर्फ कंपनी लॉ तैयार करके आए हुए थे उन्होंने तो अच्छा किया, और जो पूरा कर रहे थे उन्होंने अच्छा किया. The overall performance of the candidate who wrote the entire paper of business law remained average. In subpart 1, पहले का part 1, majority of the candidates produced correct answer. However, some candidate wrote that a company is required to hold statutory meeting between 3 to 6 months from the date of incorporation. तो कुछ बच्चे अपनी एक टाइमलाइन लेके आ गए कि 3 से 6 महीने में आपने statutory meeting करवा लेनी है, rather than the date जो mention है. In reply to subpart 2, most of the candidates produced a wrong answer. Some of them were of the opinion that company cannot be converted into a listed company. Another opinion that statutory meeting must be held within 3 to 6 months from date of conversion, irrespective of whether 1 year has been passed or not. ठीक है, उन्होंने कहा कि जी हाँ, मतलब ये तो बताया ही नहीं कि साल गुजर गया वो अपनी वैरायटियां कराते रहेंगे. नहीं, साल बाद तो कोई लिस्टेड बन ही नहीं सकती, साल बाद तो ऐसा हो ही नहीं सकता. ये तो गलत बात कर रहे हैं आप. अब ये वही बात है कि वो एंड पे तुक्के मार रहे होंगे बच्चे. सब पार्ट 3 एग्जिबिटेड सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस शो कर रहा है. Satisfactory performance, however, few candidates unnecessarily narrated the content of statutory report at length and wasted precious time. कुछ बच्चे statutory report के content लिखना शुरू हो गए, उन्होंने अपना कीमती टाइम बर्बाद किया. While replying to subpart 4, many candidates mixed up the requirement of authentication of balance sheet का section with the requirement of certification of statutory report. Majority, अब वो बच्चे उधर से वो शुरू हो गए कि 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, एक चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, मुल्क से बाहर गया वो होगा, बच्चे उस तरफ निकल गए. तो उन्होंने कहा यार वो वाला तो हमने नहीं पूछा था. Majority of the candidate also ignored the requirement of law relating to filing of statutory report. Candidate also ignored the requirement of law relating to some of them wrongly stated that certified copy of report shall be delivered to commission and stock exchange. ये तो रजिस्ट्रार को भेजनी होती है. तो बहुत सारे बच्चों ने सोचा जब गप मार ही रहे हैं तो रजिस्ट्रार के साथ एससीसीबी को भी कॉपी भिजवा देते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को भी भिजवा देते हैं. तो वो उनको बुरा लगा कि बच्चे हाँ, और मतलब बहुत ही बहते जा रहे हैं. सेकंड पार्ट, average performance. The majority of the candidate failed to identify the requirement of falana section of companies ordinance. पुराना section number होते थे. Most of the candidates were only able to appreciate that director will call the AGM. Many candidates wrote then an AGM would be called by member or shareholder of company and unnecessarily deliberated on the time frame of calling first and subsequent AGM. Few candidates also discuss about the transactions to be dealt at AGM. कहना ये चाह रहे हैं कि हमने पूछा था कौन मीटिंग बुलाता है, तो कुछ ने तो कह दिया कि डायरेक्टर बुलाते हैं, कुछ मीटिंग की टाइमलाइन बताना शुरू हो गए, कुछ जो है वो मीटिंग में क्या क्या होगा वो बताना शुरू हो गए. हालांकि हमने पूछा था कि कौन मीटिंग करवाएगा, तो सवाल ने हु कहा है, और बच्चे जो है वो मीटिंग की टाइमलाइन और वो सारी चीजें, ये कसूर उनका भी है कि वो भी ओवर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इतना वो भी नहीं चाहते कि आप इसमें ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस की डिटेल देना शुरू कर दें अगर डिफॉल्ट करें. हाँ, क्योंकि वो डायरेक्टर्स करा रहे हैं और डायरेक्टर नहीं कराएंगे तो वो इस तरह से गड़बड़ होगी, कंपनी की वाइंडिंग अप भी हो सकती है. मतलब वही बात है, 2 नंबर देखते हुए बंदे का दिल करता है कि एक लाइन से तो ऊपर होना चाहिए ना कुछ. तो बहरहाल ये सवाल बहुत आईकैप को बुरा लगा. 21वीं एजीएम of Nokjhok Limited was held on 20 August 2015. 2 of the shareholders, Mateen and Rage, were not satisfied with the conduct of the meeting. 1 week after the meeting, they submitted a complaint to chairman of board of director requiring him to invalidate the proceeding of meeting. एक हफ्ते बाद 2 shareholders ने chairman of board of director को कहा कि ये proceeding invalid की जाए. In view of provision of Companies Act, explain the circumstances in which Mateen and Rage would succeed in their contention. अपने इस इरादे में वो कैसे
कामयाब हो सकते हैं। अगर 10% उनके पावर है और 30 दिन में कोर्ट के पास जाएंगे तो हम बताएंगे कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन इज नॉट एन अथॉरिटी, आप 30 दिन में कोर्ट के पास जाएं और कोर्ट को अगर आप साबित कर दें रेगुलरिटी और इस तरह से, तो कोर्ट का फैसला आएगा, वो फैसला फिर फाइनल होगा। ये टाइप 3 सवाल बन सकता है। 6 नंबर है क्वेश्चन 6B A15। तो उन्होंने बी में फिर क्या लिखा है, कौन कराएगा? वो का ये जवाब भी तो हो सकता है। कंपनी लॉ के मुताबिक बताएं कौन एजीएम बुलाता है कंपनी की? तो हर कंपनी सिवाय एसएमसी की एजीएम बुलाती है। तो ये वो भी तो हो सकता था कंपनी, ठीक है। तो अब अगेन जो सोल्यूशन लिखने वाला है ना, उसने भी जो लिखा, एग्जामिनर ने उसको भी धो दिया, उसको भी रगड़ दिया कि यार मतलब बच्चों को पता ही नहीं था कि क्या लिखना है यहाँ लिखन। उसने फिर कहा है कि काफी बच्चों ने तो लिख दिया डायरेक्टर्स। तो अब अगेन आप ये देखें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ठंडे एसी वाले कमरे में बैठ के लैपटॉप पे जब सोल्यूशन टाइप कर रहा है, तो वो भी इसका वो मतलब नहीं समझा जो एग्जामिनर चाह रहा था। तो ऐसा होता है। अच्छा जी, इसमें वो क्या कह रहे हैं, जो सारी खाली कंपनी लॉ करके बैठे थे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, ये उनका पुराना रोना होता था हमेशा। सेशन के स्टार्ट में भी शायद एग्जामिनर कमेंट आपको मैंने दिखाए हों कि वो हमेशा कहते थे कि बच्चे कंपनी लॉ कर के पास हो जाते हैं और हमें बड़ा गुस्सा चढ़ता है उन पर। Performance in this part remained below average. Majority of candidates failed to specify in order to succeed. The concerned shareholder must have 10% और अदालत में जाएंगे और 30 दिन में जाएंगे. Further, the candidate were generally unaware of the exact reason on account of which court may declare the proceeding invalid. तो बच्चों को ये भी नहीं पता था कि वो कोर्ट जो है वो इनवैलिड क्यों करेगा। कहेंगे अगर वो इरेगुलरिटी और इस तरह की चीज वो होगी तो वो उसको इनवैलिड डिक्लेयर करेगा। डन। Under Provisional Companies Act, what do you understand by term extraordinary general meeting? Who may call such and उसका क्या कोरम होगा? तो ईओजीएम के बारे में सब कुछ बताएंगे और फिर कोरम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और चूंकि ईओजीएम का कोरम है तो ये जरूर बताएंगे कि अगर ये आधे घंटे में पूरा नहीं होगा तो ये मीटिंग फारिग हो जाएगी। तो सीधा सीधा सवाल है, लेकिन आपने इंटेलिजेंटली पहले यूजीएम की सारी बातें लिखनी है, फिर कोरम की बातें लिखते हुए ईओजीएम की तरफ जरा ध्यान रखना है। 7 नंबर का सवाल है, खुल के लिखने वाला सवाल है। मतलब वही कह रहे हैं ना कि आप यूजीएम से क्या समझते हैं और ये कौन कॉल करता है। तो यूजीएम वैसे तो डायरेक्टर कॉल करते हैं, लेकिन मेंबर भी कॉल करवा सकते हैं, मेंबर के कहने पे डायरेक्टर कॉल करते हैं। तो यूजीएम सारा इसी बात में खत्म हो जाता है बेचारा। उसके बाद रही उसकी सिर्फ नोटिस छोटिस वाली बात बच जाती है। अगर वही बात है कि नंबर लग रहा हो कि अभी कुछ मसाला नहीं है, तो ये भी लिखा जा सकता है कि मीटिंग अगर ना हुई तो फिर एंड अब वो दूसरी ऑप्शन यानी कि एक हफ्ते बाद खुद तो हम कहेंगे डायरेक्टर्स बुला रहे हैं, एक्विजिशनिस्ट कौन है और वो बुलाएं तो क्या होता है, तो फिर हमने सिर्फ उतना ही 90 डेज के अंदर उनकी। हाँ वही बात है कि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ना कि अब इन्होंने इतना ओपन हमें छोड़ दिया कि हम जितना लिखें कम है। एग्जामिनर कमेंट क्या कहते हैं इसके? ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड, वेरी गुड। कभी कभी तो ऐसा कहता है वो। Most of the answers were correct and to the point. However, many candidates failed to write the quorum of meeting either in case of a public company or private company. यानी मेंबर ने quorum में ये प्राइवेट और पब्लिक के नहीं बताए। Few candidates were also of the view that quorum of extraordinary general meeting is the same as for annual general. बहुत सारे बच्चों ने जिनको नहीं याद आ रहा था कुछ, उन्होंने कहा ईओजीएम का भी वही quorum होता है जो एजीएम का quorum होता है। ये कहा और चले गए। तो आईकेएप को ये थोड़ा सा बुरा लगा। इसकी मार्क्स डिवीजन आईकेएप ने क्या बताई? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की टर्म एक्सप्लेन करने का 1 नंबर, अथॉरिटी पर्सन कौन कौन कॉल करेगा उसके 3 नंबर और कोरम बताने के 3। हाँ अब देखें ना उन्होंने इसको, फिर इसका मतलब है 3 नंबर कोरम और 4 नंबर ईओजीएम की डिस्कशन। तो मार्किंग स्कीम से जरा थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि वो क्या चाह रहे थे। अच्छा जी, वक्त कम और मुकाबला सख्त। छोटा सा सवाल, एजीएम कामयाब लिमिटेड की 12 सितंबर 2017 को सुबह 10 बजे होनी है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। बीइंग कंपनी सेक्रेटरी आपने इन सिचुएशन पे कमेंट करना है। शफीक लॉज अ प्रॉक्सी फॉर्म ऑन 10 सितंबर 2017 एट 5 PM। मीटिंग कब होनी है? 12 सितंबर को। कितने बजे होनी है? सुबह 10। 48 घंटे पीछे 10 तारीख को सुबह 10 बजे डेडलाइन थी। गंदी बात, पूरा नहीं हुआ, यानी उसने लेट जमा कराया। अच्छा, अनवर अपॉइंटेड अमजद एज हिज प्रॉक्सी बाय डिपॉजिटिंग द प्रॉक्सी फॉर्म ऑन 8 सितंबर। अरे वाह, ये तो बहुत पहले जमा करा दिया। ऑन नेक्स्ट डे अनवर कम टू नो दैट अमजद हैज गॉन अब्रॉड। उसे पता लगा कि जिसको मैंने प्रॉक्सी बनाया था वो तो खुद मुल्क से चला गया।
तो ही डिपॉजिटेड अ प्रॉक्सी फॉर्म इन फेवर ऑफ वर्कर, ठीक है। अब ये खुद चला जाए तो ठीक है, प्रॉक्सी दोनों फारिग हो, तो आप कहेंगे ये गलत हो गया है, एक प्रॉक्सी पे दूसरा प्रॉक्सी डिपॉजिट कराने पे दोनों फारिग हो जाते हैं। Sajid appointed Javed as his proxy. Javed names is not in members register. ओए होए, जावेद तो मेंबर ही नहीं है। अगर आर्टिकल ने इस कंपनी में इजाजत दी हुई है तो नॉन मेंबर हो सकता है, नहीं दी हुई तो नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं इस चैप्टर में लॉजिक ज्यादा है, उनका पूछने का तरीका भी लॉजिकल जरा ज्यादा है। One of the member, Asan Limited, has inquired about who may attend the AGM on its behalf and what would be the rights of such attendee. एक कंपनी हमारी मेंबर है, उसने पूछा मैं कैसे आऊं आपकी मीटिंग, तो हम कहेंगे कि जी आप एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आप एक रिप्रेजेंटेटिव को अलाउ करें, वो आएगा और वो रिप्रेजेंटेटिव के पास वही सारी पावर होगी जो एक रिप्रेजेंटेटिव जब आ जाता है तो फेडरल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव तो प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है, ये कानून में एक्सप्रेसली लिखा हुआ है। लेकिन दूसरा वाला भी कानून में एक्सप्रेसली नहीं लिखा, लेकिन अगर हम घुमा के पढ़े तो हम कहते हैं उस बंदे के पास हर वो पावर है जो कंपनी के पास बहैसियत मेंबर थी। अब एक और सेक्शन ये कहता है कि हर मेंबर के पास पावर है कि प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है। तो घुमा के समझ ही आता है कि रिप्रेजेंटेटिव किसी भी किस्म का प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, बट फेडरल गवर्नमेंट वाले प्रॉक्सी में एक्सप्रेसली सेक्शन ने कहा है कि वो प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है। उधर एक्सप्रेसली नहीं कहा, लेकिन हम मतलब निकाल सकते हैं। फरहान लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, उसने रिक्वेस्ट रिसीव की अपने शेयर होल्डर से जिसके पास 9% शेयर्स हैं कि वो रजिस्टर इंस्पेक्ट करना चाहता है मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ जनरल मीटिंग का। बताएं उसके पास क्या पावर है मेंबर के पास, क्या मेंबर रजिस्टर ऑफ मिनट्स इंस्पेक्ट कर सकता है? हर कंपनी हर दिन कम से कम 2 घंटे के लिए अवेलेबल करेगी। जो इंस्पेक्ट करना चाहे मेंबर वो आके फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्पेक्ट कर सकता है। जो उसकी कॉपी ले जाना चाहे, एक्सट्रैक्ट निकालना चाहे, उसको बताना होगा कंपनी को, कंपनी 7 दिन के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करके उसको वो वाले फॉर्मेट, वो जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसे दे देगी। तो ये सारी बात हमने यहाँ पे लिख देनी है। अच्छा सवाल था जिसमें लॉजिकल मजे की डिस्कशन थी। ऑटम 17 क्वेश्चन 10, इसके भी तकरीबन उतने ही लंबे एग्जामिनर कमेंट है, लेकिन वो नहीं पढ़े। उन्होंने कहा 34% बच्चे पास हुए इस सवाल में। सब पार्ट 1 was satisfactory attended by candidate, many of the student correctly mention कि प्रॉक्सी फॉर्म जो है वो इनवैलिड हो जाएगा 48 घंटे। अच्छा ठीक है। सब पार्ट 2 also satisfactory था और बच्चे बताने में कामयाब हो गए। थर्ड में एवरेज परफॉर्मेंस थी। Candidate correctly comprehended that proxy of Sajid is invalid as Javed is not a member. However, the point that articles अगर परमिट करते हैं तो ये वाली बात बच्चों ने नहीं बताई हुई थी। सब पार्ट 4 poorly attempted पार्ट था इस सवाल का। To note that proxy could have been appointed only by passing resolution of director and Asan Limited may authorize any of its official or any other person. Most of the candidate mentioned that only another member can appoint as proxy. तो वो ये भूल गए कि ये कंपनी है और कंपनी किसी को भी भेज सकती है, कंपनी के लिए मेंबर को भेजना शर्त नहीं है। सी में उन्होंने कहा परफॉर्मेंस जो है वो सेटिस्फैक्टरी थी, करेक्टली उन्होंने बता दिया। कुछ लोगों ने मिस कर दिया कि इंस्पेक्शन जो है उसके ऊपर कंपनी के आर्टिकल में कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती है। हर दिन 2 घंटे के लिए अवेलेबल होगा और कंपनी उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है। अब वो जुमला नहीं लिखा गया, उन्हें बुरा लगा। राइट ही तो बता रहे थे कि हाँ भाई उसका हक है कि वो आके देखना चाहे, कॉपी लेना चाहे वगैरह वगैरह। यूनिक लिमिटेड इज ड्यू टू होल्ड इट्स फर्स्ट एजीएम ऑन 20 अप्रैल 2018। 20 अप्रैल 2018 को उन्होंने फर्स्ट एजीएम करनी है। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एडवाइज द डायरेक्टर्स विद रिगार्ड टू द टाइप ऑफ बिजनेस व्हिच वुड बी डीम्ड टू बी स्पेशल बिजनेस एंड आल्सो डिस्कस एडिशनल फॉर्मेलिटीज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद इन रिस्पेक्ट ऑफ नोटिस कंटेनिंग स्पेशल बिजनेस। यूनिक लिमिटेड कंपनी की मशहूरी के लिए बीच में आया था। सवाल ये है कि ऑर्डिनरी स्पेशल बिजनेस में क्या फर्क होता है और स्पेशल बिजनेस की वैरायटियां क्या है, लेकिन चूंकि किरदार आ गया तो ये टाइप 2 बन गया। तो अब हम यहाँ पे हम कहेंगे कि जी यूनिक लिमिटेड को ये फॉलोइंग चीजें कंसिडर करनी होंगी कि स्पेशल बिजनेस वो बिजनेस होता है जो ऑर्डिनरी नहीं होता, और ऑर्डिनरी ये 4 होते हैं। और अगर कोई स्पेशल बिजनेस हो तो नीचे अपना सारा माय बेस्ट फ्रेंड और ऊपर एक थोड़ी सी इज्जत यूनिक लिमिटेड को, क्योंकि वो सवाल में आया था तो उसको हाथ मिला के जाना जरूरी है। कंपनी लॉ के अक्सर सिनेरियो देख के डर जाते हैं, गौर से पढ़े तो वो ज्यादातर सिनेरियो नहीं होते। सी लॉ में सिनेरियो ज्यादा होते थे, सी लॉ में उतने सिनेरियो नहीं है। सी लॉ में सिचुएशन बता के आपको थोड़ा सा घुमाते हैं और फिर आपसे पूछते ज्यादातर रहता है। आईके भी कहता है कि सिर्फ 21% बच्चे पास हुए इस सवाल में। क्या था इस सवाल? खौफ।
This was a straightforward question requiring the candidate to mention the type of business that can be carried out. It further required the candidate to discuss additional formalities जो कि वो हो सकती हैं. Performance जो है वो सही नहीं थी. Generally the students were able to identify type of business which are termed. However, most of them could not state the additional formalities. और नंबर्स का ब्रेकअप ये है कि टाइप ऑफ बिजनेस जो होंगे 2.5 नंबर और एडिशनल फॉर्मेलिटी 3.5 नंबर. हालांकि हमारे जहन में होता है कि उसमें 4 लाइनें हैं, उसको नंबर ज्यादा दिए हुए होंगे. नीचे थोड़ी सी बात है कि वो एडिशनल फॉर्मेलिटीज भी यार बीच में 5 नंबर के लिए भी उन्होंने पूछा था. तो आईकेएफ की नजर में 2.5 नंबर उन्होंने ऊपर. तो कभी भी किसी भी पोर्शन को हकीर नहीं जानना. अगर 2 बातें उन्होंने पूछी हैं तो ये खुद ने से नहीं सोचना ये 2 नंबर की होगी वो 4 नंबर की होगी, इसे कम लिख देता हूं उससे ज्यादा. वो किसी भी वक्त किसी भी सोच रहे हैं कि उससे ज्यादा नंबर देते हैं. डन. Fancy Work Limited process of finalizing the prerequisite of holding first AGM. 31 अक्टूबर 2019 को पहली एजीएम होनी है. एडवाइस करें कंपनी को मैटर्स रिलेटिंग टू प्रॉक्सीज व्हिच मस्ट बी इंक्लूडेड इन द नोटिस. नोटिस में प्रॉक्सी के बारे में क्या जिक्र होना चाहिए? हर कंपनी के नोटिस में लिखा होना चाहिए कि आपको प्रॉक्सी अपॉइंट करने की पावर है और फिर प्रॉक्सी फॉर्म भी नोटिस के साथ अटैच होना चाहिए. खूबसूरत बात यह है कि आप लिस्टेड कंपनी वालों को ये बता सकते हैं कि अगर आप प्रॉक्सी के बजाय टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करना चाहें तो 10% लोग किसी शहर में इकट्ठे होकर वो भी कर सकते हैं. अब ये एक इजाफी पॉइंट है, मेरा दिल कर रहा था 2 नंबर का सवाल है, लिख दिया जाए. अरबाज लिमिटेड एक मेंबर है FWL का. बताएं अरबाज लिमिटेड यानी कि वो कंपनी, बड़े तेज है, नाम इंसानी सा रख दिया ताकि आप समझें कि वो इंसान का देखो. तो अरबाज लिमिटेड नामी कंपनी कैसे अपने आप को एजीएम में रिप्रेजेंट करेगी? किसी को भी ऑथराइज करते हैं, अपने मेंबर को, एम्प्लॉय को या एनी अदर पर्सन, और वो आके अटेंड कर सकता है. आसान सवाल था, उम्मीद है इस पे ज्यादा है कि बुरा नहीं माना होगा. एग्जामिनीज फेल टू डिस्कस द बेसिक राइट ऑफ प्रॉक्सी. अल्लाह माफी दे, इन्होंने कब पूछा था? बताएं प्रॉक्सीज के बारे में नोटिस में क्या लिखना होता है. और एग्जामिनर कमेंट में वो कह रहे हैं एग्जामिनीज फेल टू डिस्कस द बेसिक राइट ऑफ प्रॉक्सी यानी कि अटेंड, स्पीक एंड वोट एट द मीटिंग. सवाल ने प्रॉक्सी के राइट नहीं, उन्होंने कहा था नोटिस में क्या लिखा जाएगा. इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो जुमला इस तरह से लिखा होगा कि मीटिंग के नोटिस में ये लिखा होगा कि अगर एक मेंबर नहीं आ सकता तो वो अपनी जगह प्रॉक्सी को भेज दे जो उसके बिहाफ पे बोल सकता है, वोट कर सकता है. ऐसे अगर तो पूरा जुमला ऐसे था तो फिर वो पूरे जुमले का पूरा वाला रट्टा चाह रहे हो. अब देखिए ना, सवाल में कहीं ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रॉक्सी के राइट पूछे. नोटिस की बात तो वो खुद ही से सोच रहे हैं कि नोटिस के साथ जब आप जिक्र करेंगे तो बताएं कि नोटिस ये कहे कि प्रॉक्सी को क्या राइट्स है. अब ये ओवर एक्सपेक्टेशन है, यहाँ से बर्बरियत. 2 नंबर और वो ज्यादा सोच रहे हैं. Instead of mentioning the matter relating to proxies which must be included in notice, few examinees explain the matter to be included in the proxy form. अपनी मर्जी है. उन्होंने कहा बच्चों ने ये ध्यान देने के बजाय कि नोटिस में क्या होना है, प्रॉक्सी फॉर्म के अंदर क्या लिखा होता है बताना शुरू कर दिया. तो भाई आप भी तो ऐसे ही करते हो ना, पूछ प्रॉक्सी का नोटिस रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम राइट्स बताएं. जो राइट्स ना बताए उसको आप कह रहे हो कि गलत लोग हैं, और जो डर जाए और ज्यादा ना लिखे उसको कह रहे हो तुमने कम क्यों लिखा. और जिसने गहराई में उतरना शुरू कर दिया उसे कहा ज्यादा क्यों लिखा. तो 2 ऐसी चीजें उन्होंने इसमें लिखी हैं कि एक खुद ही से बुरी लग गई और एक खुद ही से अच्छी लग गई. तो हमने एहतियात करनी है भाई, इसीलिए रजिस्टर का रट्टा प्योर पक्का सुथरा वाला रट्टा. अब देखना यहाँ पे टीचर बेचारा बेबस हो जाता है. मैं आपको लॉजिक बताऊं और आप लॉजिक लिखाएं, 1 नंबर बिला वजह कट जाएगा. यहाँ मेरी उस बताई हुई लॉजिक से ऊपर एक चीज है, वो रट्टा जिसने आपको इजाफी नंबर. कमेंट वाले तो उस वक्त करते हैं ना जब वो चेकिंग करके फारिग हुए होते हैं और साथ साथ अपने कमेंट नोट करते गए होते हैं कि हर सवाल में उनको क्या मसला है. तो आप देखेंगे उनका सॉफ्टवेयर ऐसा भी है कि वो ये बताते हैं कि इतने % ऑफ द बच्चों ने ये वाला सवाल अटेम्प्ट नहीं किया या इसमें इतने % बच्चे पास हुए. उसका मतलब है सवाल बाय सवाल उनके पास पूरे स्टैट्स आते हैं, उसके बाद वो अपना एक ओपिनियन बिल्ड करते हैं. इतनी मेहनत करने के बाद हमें वो एग्जामिनर कमेंट भेजते हैं और वो आईकेएफ की वेबसाइट पे पड़े रहते हैं, हम देखते ही नहीं. हम देखते हैं वो सॉल्यूशन जो आईकेएफ ने कभी नहीं कहा कि ये मेरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है. और हम टीचर से कहते हैं सर आपने सवाल गलत कराया, देखिए सॉल्यूशन में ऐसे लिखा हुआ है. अक्सर टीचर जो है वो अपने आप को इजी रखने के लिए बच्चों को पहले दिन कहते हैं कि आईकेएफ के सॉल्यूशन उठा के साइड पे फेंकें, जो मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ वो मानना है. वो सही कहते हैं बेचारे.
क्योंकि वो सोल्यूशन ICAP ने नहीं दी है, वो तो उन्होंने आउटसोर्स की है, बाहर से किसी से मंगवा ली है। और जो ओनर डॉक्यूमेंट थी एग्जामिनर कमेंट वो नहीं। तो ये बेसिकली ये जो ये वाला ये दोबारा करके दिखाते हैं, ये वाली किताब जो है ना, ये असल में ये मेरी उस जिद्दोजहद का हिस्सा है जिसमें लोगों की जिंदगी आसान करनी है कि कम से कम असल चीज तक वो पहुंचे, विच इज एग्जामिनर कमेंट मार्किंग स्कीम। टीचर्स की मजबूरी है, मैं भी अपनी किताब में एग्जामिनर कमेंट मार्किंग स्कीम डालूंगा, बिला वजह मोटी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी और लोग नहीं लेंगे क्योंकि उनके काम की चीज ही नहीं है, उनको लगता है उनके काम की चीज नहीं है। तो फिर इसलिए उसको एक सस्ती किताब बना के खासतौर पे ये किया कि वो इतने कम पैसों की हो कि लोग कहें यार फजूल बातें लिखी हैं, कोई नहीं, खरीद लेते हैं। खुदा ना खास्ता किसी सवाल का एग्जामिनर कमेंट पढ़ने से शायद कोई फायदा हो जाए किसी को। आइडियली ICAP के इवन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में भी आप देखें कि एग्जामिनर को क्या गुस्सा चढ़ा है, कहाँ गलती, कौन सी गलती उसे बुरी लगी है, रादर देन कि आप हर दफा वो गलती रिपीट करें, आपको एग्जामिनर का मिजाज समझ आए। दिस इज द डॉक्यूमेंट जो एग्जामिनर की सोच बता रहा है। तो ये बड़ा जरूरी डॉक्यूमेंट है। तो आप आगे जो भी सब्जेक्ट उठाएं उसके आपने ये वाली किताबें जो है, वॉज वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। मतलब मुझे आपके पूरे सिलेबस में जो 2-3 बहुत मुश्किल सवाल लगते हैं जिसमें ICAP ओवर हो गया, मतलब छोटे बच्चों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया, उनमें से एक ये सवाल है। ये सवाल फाइनल के मैंने बच्चों को दिया, उनमें से कोई पास नहीं हुआ ओपन बुक के साथ। तो ये टू मच एक्सपेक्ट किया है कि आपने इस लेवल पे टू मच एक्सपेक्ट किया है कि बच्चा 4 चैप्टर्स में से बीच बीच में से जहां जहां नोटिस मिल रहा है वो लाके देगा। उस एक चैप्टर में नोटिस में कितना ज्यादा जगह पे बिखरा हुआ है। तो ये 10 नंबर के बाद उन्होंने फिर 10 नंबर का हक अदा करवाया। देखेंगे मेरा कमेंट क्या है उसके दुख। क्वेश्चन 9 स्प्रिंग 20 बच्चों को कितनी तकलीफ हुई। सॉल्यूशन देखें, इंफॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड इन में फॉर नॉर्मल बिजनेस की अलग बातें लिखी हैं, फॉर स्पेशल बिजनेस की अलग बातें लिखी हैं, इन केस ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर की अलग लिखी है, इन केस ऑफ इलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अलग से लिखी है। तो सॉल्यूशन में सारी बातें। एग्जामिनर कमेंट्स, some of the examinees produce the list of normal and special business usually transacted at general meeting। बच्चों को इतनी समझ आया तो उन्होंने ऑर्डिनरी स्पेशल बिजनेस की लिस्ट दे दी। Many examinees deliberated on complete procedure of election of director and appointment of independent director which was not required। बच्चे इलेक्शन का प्रोसेस बताना शुरू हो गए। असल में 10 नंबर देखती बंदा घबरा जाता है कि क्या करे। अच्छा सवाल ऊपर हो तो आप खेल सकते हैं, सवाल ने महदूद किया आपको, लिस्ट द इंफॉर्मेशन नोटिस में होनी चाहिए। फिर आगे दोबारा जोर देखिए क्या है, नोटिस के अंदर या साथ लगी होनी चाहिए, खबरदार बाहर नहीं निकलना इससे। Few examinees unnecessarily wrote about the procedure for fixing the number of directors before election। वही आखिरी 15 मिनट वाले बच्चे जो बस बहते जा रहे हैं। Examinees fail to appreciate members' right to appoint proxy and right of such proxy holder। ये बताना भूल गए बच्चे के प्रॉक्सी वाली बात भी लिखी होती है और यहाँ फिर उन्होंने कहा राइट्स ऑफ प्रॉक्सी। वो चाहते हैं जब आप लिखें कि प्रॉक्सी अपॉइंट करने का राइट बताना और ये भी बताना है कि आप वोट छोड़ भी कर सकते हैं। Majority of the examiners did not mention that statement is required to be annexed to the notice। बहुत सारे बच्चों ने material fact और वो नहीं बताया कि कहाँ सस्पेक्ट हो सकता है। Some examiners discuss the provision relating to publication of notice in newspaper which has no relevance to the requirement of question। 10 नंबर का ब्रेकअप ये है कि नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड जो बातें बतानी थी 4 नंबर, स्पेशल बिजनेस से रिलेटेड जो बातें बतानी थी 4 नंबर, और डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के इलेक्शन से रिलेटेड जो बात बतानी थी 2 नंबर। तो ये वन ऑफ द ओवर एक्सपेक्टेड सवाल था, मैं इसे वन ऑफ द डिफिकल्ट सवाल मानता हूं आपके इस लेवल के पेपर पर, कि दिमाग बहुत ज्यादा गोल चलाना है। चलें जी आगे। तो ये एक तगड़ा सवाल था। 26 नवंबर 2020 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डक फर्टिलाइजर लिमिटेड एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, रिसेंट बोर्ड मीटिंग में अप्रूव किए शॉर्ट टर्म लोन किटन लिमिटेड को देंगे एसोसिएटेड कंपनी है ताकि वर्किंग कैपिटल। इसका एक और पार्ट हमने कहीं और पढ़ा हुआ है। डिस्कस द ऑप्शंस अवेलेबल टू DFL फॉर ऑब्टेनिंग शेयर होल्डर्स अप्रूवल। एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, वो शेयर होल्डर्स को बुलाना चाहती है, AGM आने में टाइम है। 26 सितंबर को आपने फैसला किया 2020 में और AGM आनी है आपकी 2021 के मार्च में। अब बताएं आपके पास क्या क्या, एक UGM की ऑप्शन है, एक रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन की ऑप्शन है। 3 नंबर के लिए आप दोनों ऑप्शंस बता देंगे और उसको डिस्कस कर देंगे तो 3 नंबर का पेट भर जाएगा। एग्जामिनर अपने कमेंट्स में ये कहता है कि very few candidates mentioned that DFL being a public unlisted company has option to get the shareholders approval by passing resolution by circulation। उनका resolution by circulation वाली बात अक्सर बच्चों ने नहीं लिखी थी। अब जान के दुख होगा कि मार्किंग स्कीम ये कहती है कि EOGM वाली ऑप्शन डिस्कस करने का 1 नंबर और रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन डिस्कस करने के 2 नंबर।
ये उनकी मर्जी है वो इस 3 का क्या ब्रेकअप करें। तो पता लगे आप कहेंगे जी वो उसके ज्यादा नंबर होंगे, उसको ज्यादा लिख देते हैं, उसके कम, हमने नहीं डिसाइड करना, हमने हमेशा ऑल इन चलना है। अब आपको मेरा वो जुमला अच्छी तरह से समझ आएगा कि कम और ज्यादा में जब भी डाउट हो ज्यादा लिखना है। इधर तो डाउट भी नहीं है फिर भी ज्यादा लिख रहे हैं, तो हमेशा अच्छे रट्टे के साथ आना है। हाँ, एक तरफ वो कह रहे हैं कि बच्चों को शऊर आना चाहिए, तो है ना, सवाल समझने के लिए शऊर ही तो चाहिए। तो वो दोनों चीजें, एक तरफ रट्टा और एक तरफ शऊर। तो शऊर में दे सकता था, जो मैंने शऊर देने की कोशिश की, हम आपसे टेस्ट कर सकते थे, लेकिन आपका वो रट्टा जो आपने घर बैठ के लगाना है उसको मैं नहीं टेस्ट कर सकता था। उसका एक तरीका था रजिस्टर। इन जनरल मीटिंग आरसीएल वाइल डिस्कसिंग वन ऑफ द एजेंडा आइटम, टू ऑफ द मेंबर्स यास्मीन एंड यामीन वांट टू डिमांड पोल। यास्मीन और यामीन कहते हैं कि हमें पोल डिमांड करना है। कंपनी एक्ट के मुताबिक चेयरमैन को एडवाइस करें कि क्या वो लोग पोल डिमांड कर सकते हैं और बताएं कि फिर पोल किस तरह से होगा। 3 नंबर का सवाल। यास्मीन और यामीन को मिला के कितना होना चाहिए? 10% वोटिंग पावर हो तो वो डिमांड कर सकते हैं। चेयरमैन को आपने समझाना है और आपने चेयरमैन को कहना है कि ओ भाई तू खुद भी पावर रखता है, तुम भी पोल डिमांड कर सकते हो और इनके कहने पे भी पोल डिमांड कर सकते हो। प्रोसेस ही होगा कि पोल होगा तो तुमने 14 दिनों के अंदर उसे कंडक्ट करना होगा। एक बैलेट में चीजें डाली जाएंगी, फिर बाद में तुमने और उनकी मौजूदगी, नुमाइंदगी में उसको चेक किया जाएगा। तो 3 नंबर के लिए काफी कुछ हमारे कहा कि पोल के अंदर फैसला जो है वो वोटिंग पावर से होगा। ऑल तो सवाल ने नहीं मांगा, लेकिन वो अक्सर बगैर मांगे भी बड़ा कुछ सोच रहे होते हैं। एग्जामिनर कमेंट क्या कहते हैं? Some of the examinees were not able to correctly determine the procedure for taking poll in general meeting. उन्होंने कहा पोल का प्रोसेस नहीं बताया कि वो होगा, इकट्ठे होंगे, फिर वोट काउंटिंग होगी। मार्किंग स्कीम, यामीन और यास्मीन एलिजिबल हैं, इसका 1 नंबर था, और पोल का प्रोसेस डिस्कस करने के 2 नंबर थे। ऐसा इसमें तो ऐसे ही लग रहा था कि वो extraordinary general meeting, Dolphin Limited, public company listed on Pakistan Stock Exchange and subsidiary Sardines Guarantee Limited. सार्डाइन, सार्डाइन ये कोई खास नाम, जैसे डॉल्फिन है तो फिर ये भी कोई समुद्र की कोई मछली हो शायद, जिसका मैं नाम गलत, खैर इग्नोर करते हैं। आईकेप के अक्सर पेपरों का थीम होता है, कभी मछलियों के नाम पे सारे सवाल, कभी क्रिकेटर्स के नाम पे, कभी हफ्तों के दिनों के हिसाब से। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और एक कंपनी की और उसकी सब्सिडरी की हैज बीन स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन सेम डेट। 13 सितंबर 2021 को 9 बजे और 2 बजे इस्लामाबाद में इन्होंने मीटिंग रखी है। एक मेन कंपनी और एक उसकी सब्सिडरी, दोनों की मीटिंग सेम डे है, सिर्फ वक्त का फर्क है, एक सुबह 9 बजे और एक दोपहर 2 बजे। अंडर प्रोविजन ऑफ Companies Act, identify the quorum requirement for both the companies in above situation. मतलब irrelevant with the scenario, आपने सिर्फ चूंकि एक गारंटी कंपनी और एक आई कंपनी की दूसरे की हेडिंग देनी है, उसका कोरम बता दें। हाँ, 3 नंबर। अब वो जब कोरम बताना है तो फिर ये भी बता दें कि कोरम पूरा नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन हम एक लिस्टेड है, एक अदर नॉट हैविंग। अब ये गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल है या नहीं है, ये हमें नहीं पता। तो फिर हम कह देंगे कि अगर ये गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हुई तो आपके आर्टिकल्स शैल डिसाइड किसका कोरम क्या होगा। तो ये बड़ी अच्छी बात भाई ने आइडेंटिफाई की कि गारंटी लिमिटेड लिखा है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये हैविंग शेयर कैपिटल है या नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो आप अदर में डालने के बाद ये वाली बात भी कर सकते हैं, हो सकता है एग्जामिनर कमेंट में भी ये बात हाईलाइट हुई हो। एग्जामिनर कमेंट क्वेश्चन 7 ऑटम 21। Examinees were not able to identify that there are different quorum requirements for listed and unlisted companies. Examinee did not mention that DL and SGL may through their respective articles require a larger number of as quorum greater than the quorum. तुम्हें बुरा लगा कि आपने वो वाली लाइन नहीं लिखी। Examinees did not cover the quorum requirement of EGM if called by commission. सवाल ने कहा ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि जब हमने कोरम पे 6 नंबर लिखे हैं तो ये भी बताओ कि अगर ये मीटिंग नहीं होगी और ये मीटिंग एससीसीबी कराएगा तो एससीसीबी की मीटिंग में एक बंदा भी कोरम है। अब ये देखिए कि जब सोचने पे आते हैं तो वो यहाँ तक सोच रहे होते हैं, हम नहीं पकड़ सकते एग्जामिनर की सोच को, वो किस वक्त किस मूड में बैठा हुआ और कितना एक्सपेक्ट कर रहा है। हम एक अच्छी तैयारी से हर सवाल अच्छा कर सकते हैं, और जिसकी बहुत अच्छी तैयारी और टाइम है उसे पूरा लिख के अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। देन स्प्रिंग बाइज, स्प्रिंग बाइज द अटेम्प्ट जिसमें 22% बच्चे पास हुए। एग्जामिनर कमेंट हमारे पास इसके मौजूद नहीं है। Violet Limited, a public unlisted company, received its certificate of incorporation on 1 अगस्त 2021.
VL management submitted duly verified declaration along with necessary documents to registrar related to commencement of business which were accepted and registered by registrar on यकम अक्टूबर 2021। यकम अगस्त को ये रजिस्टर होते हैं, इनकॉर्पोरेट होते हैं, उसके बाद ये डिक्लेरेशन और बाकी सारे वो कागज जो कमेंसमेंट के लिए चाहिए होते हैं वो जमा करा देते हैं यकम अक्टूबर को, और रजिस्ट्रार उनको रजिस्टर भी कर लेता है। इसका मतलब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यकम अगस्त है और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यकम अक्टूबर। तो जब ये दोनों चीजें देते हैं ना तो बड़ा दिल करता है कि उस टाइमलाइन को हम फौरन से देख लें। मतलब ये दोनों चीजें देने का एक प्राइम मकसद हमें नजर आना शुरू हो जाता है। तो इसमें 6 महीने ऐड करें, इसमें 9 महीने ऐड करें। अगस्त, यकम अगस्त से चल रहे हैं ना, हाथों पे गिन लेते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यकम मई। यकम से शुरू हुआ है ना, आपने पहले यकम को होल्ड कर देना है, मंथ 9 ऐड करके और फिर वो यकम ऐड कर देना है। जब मंथ्स कहें तो तारीख से रखनी है। और जब डेज काउंट करने होते हैं तो फिर 30-31 का हिसाब रखना होता है कि कौन सा लीव, कौन सा नहीं, कौन सा। तो एक तरफ हम पहुंचे यकम। अच्छा, अब 180 दिन हमने काउंट करने हैं अक्टूबर से। पहले तो एक टोटका ये कि अगर इसके 180 इसको 6 महीने करके देखिए हम पीछे वाले से अगर 1-2 महीने के फासले पे आ जाते हैं फिर तो ज्यादा डेज के हिसाब में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है डेज के हिसाब में पढ़े तो हम यकम मई के बिल्कुल आसपास की तारीख में पहुंचे। अगर तो 6 महीने काउंट करने से हम ऑलरेडी उससे काफी पीछे हैं तो इसका मतलब है फिर बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। 6 महीने काउंट करें, अक्टूबर पूरा है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का एंड या अप्रैल का स्टार्ट। तो अप्रैल का स्टार्ट और मई महीने का फर्क है। तो अब इसका मतलब है कि डेज का इतना मसला नहीं है कि 1-2 दिन ऊपर नीचे होने से वो वाली डेडलाइन आगे या पीछे हो जाए, वो डेडलाइन बहरहाल। तो पहले तो ये टाइम पूरा होना है, ये तो तय हो गया। ये पहले डिसीजन पे हम पहुंच गए कि पहले कौन सा पूरा होगा, ये वाला। सवाल ने अगर हमसे एग्जैक्ट तारीख पूछी हुई तो फिर कैलकुलेशन भी कर देंगे। रफली हमने अंदाजा लगा दिया कि ये पहले होगा। ये बात समझ आई? VL started his business operation with effect from 15 अक्टूबर। इन्होंने यकम को कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिला, 15 अक्टूबर को अपना ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने कहा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि वो 15 अक्टूबर से गिनती शुरू करते हैं। However, it was revealed in first month of its commercial production that main product is not meeting the specified standard. After engaging expert and making modification in the production process, VL resumed its production activity on 25 नवंबर 2021. VL closes its financial year on 30th September. उन्होंने कहा वो सारा कुछ करने के बाद हमने बंद कर दिया सब कुछ, फिर 25 नवंबर 2021 को दोबारा से शुरू किया। उनके बच्चे शायद समझे कि अब हुई है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक कानूनी डेट है, दिस इज नॉट कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, मतलब वो जाहिर है वो इस तरह से कि 6 से रुकी रही सारा कानूनी एतबार से हमारे लिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एडवाइज VL डायरेक्टर विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग। क्या बताना है आपने? The period within which VL is required to hold the stretchy meetings. Stretchy meeting कब करवानी है? Earlier of 9 months and 180 days of commencement of business. अब चूंकि 3 नंबर है तो अब गिनती कर लेते हैं। यकम अक्टूबर को काउंट नहीं करना, अगला दिन पहला दिन काउंट होता है। तो यकम अक्टूबर से आगे अगर हम चलते जाएं तो अक्टूबर में 31 दिन हो गए, तो 31 अक्टूबर पे 30 दिन पूरे हो गए, 30 नवंबर में मजीद 30 दिन पूरे हो गए, 31 दिसंबर पे भी 90 दिन पूरे हुए हैं, एक दिन हमारे पास इजाफी आ गया। अच्छा, दिसंबर जनवरी में भी फिर इजाफी आ जाएगा। अब दो दिन हमारे पास वो हुए 4 महीने। हम यानी कि इसका मतलब है 2 फरवरी तक हमारे 4 महीने पूरे हुए। फिर 28 वाला आ गया महीना। 1 मिनट, कौन सा वो है? हाँ, तो 2022 लीप ईयर नहीं था, तो 28 वाला महीना आ गया, वो 2 दिन इजाफी पूरे हो गए। फिर एक महीना काउंट करें तो 30 मार्च को 180 दिन पूरे हो गए। नहीं तो पेपर में एहतियातन कैलकुलेटर लेके जाइएगा। पिछले पेपर में भी एक आध सवाल ऐसा था जिसमें परसेंटेज निकाल के होल्डिंग सब्सिडी की टोटल काउंट करनी थी। कैलकुलेशन आसान थी, हमने क्लास में रेगुलर जबानी कर ली, लेकिन कैलकुलेटर ले जाने में जा कुछ नहीं रहा। एहतियातन साथ कैलकुलेटर ले जाए। कैलकुलेटर पे तो प्लस कर करके हम वो कर लेते ना। आप एक काम करें, आप काउंट कर लें अक्टूबर के यकम के बाद 30 जमा 30 जमा 31 जमा 31 जमा 28 इज इक्वल टू करते हैं तो पता लग जाएगा 5 महीने में इतने दिन हमारे पास इतने दिन रह गए, 150 पूरे। इसका मतलब 30 और दिन रह गए 180 दिन पूरे करने में, तो हम 30 मार्च पे लेंगे। वरना अगर आप गौर से देखें ना, 1 अक्टूबर से 6 महीने काउंट करते हुए हमारे जहन में 1 अप्रैल आना चाहिए, लेकिन 1 अप्रैल भी नहीं, 31 मार्च भी नहीं,
30 मार्च। तो दिनों की गिनती उतनी सीधी नहीं है इसमें, फिर 30, 31 और लीप ईयर तीनों का ख्याल रखना है। लीप ईयर का सिंपल फार्मूला है, ईयर अगर 4 पे डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है। तो 2022 जो है वो नहीं डिवाइड, हाँ 30, 31 वो तो फिर वही हाथ वाला फार्मूला है ना, वो ऐसे करके, या वो एक वो कोई वो होती है कि 30 दिन पता नहीं किसके 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 और किसके, वो ऐसे करके भी ना कोई याद करने के लिए भी कुछ लोगों ने टोटका रखा हुआ होता है। Can VL avoid holding of stretchy meeting due to any reason? क्या वो stretchy meeting को रोक सकते हैं किसी वजह से? AGM पहले हो जाए तो रोक सकते हैं। इन्होंने कहा कोई प्रोडक्शन का इशू वगैरह या इस तरह से, तो हम कहेंगे नहीं जी प्रोडक्शन का इशू वगैरह नहीं है, हम कानूनी तौर पे देखते हैं कि अगर AGM पहले हो गई हो तो आप फिर उससे रोक के पहले AGM कर लें और AGM पे वो इशू डिस्कस कर लें, कहानी खत्म। फिर एक इशू था कि कमर्शियल प्रोडक्शन अगर साल तक ना शुरू हो तो वैसी कंपनी की वाइंडिंग अप हो सकती है। हाँ, अगर एक कंपनी 1 साल से ज्यादा काम नहीं कर रही हो तो शुरू के ईयर में स्ट्रेची मीटिंग ना करवाएं, साल तक काम ना करें तो भी खतरनाक रीजन होती हैं। तो बहरहाल हमने किताब का सबसे लॉजिकल चैप्टर जो पढ़ने में भी मजे के और जिसके सवाल भी क्विजेज हैं पूरे, बट एक्सपेक्टेशन ऑफ द एग्जामिनर हमेशा हायर साइड पे, हम जितना सोच रहे हैं उससे ज्यादा एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन है। तो बस ये तैयारी हमारी इस हिसाब से होनी चाहिए।